नमस्कार मित्रों, सार्थक अकेडमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैंने जैसा पिछली वीडियो में वादा किया था कि राज व्यवस्था का अध्ययन शुरू करें। कुछ चीजें समझ लेना जरूरी है। आज मुझे उम्मीद है कि आपने एक नई नोटबुक बनाई होगी। उस नई नोटबुक में आप संविधान की विशेष बातों का पहले जिक्र करेंगे। किसी भी विषय में प्रवेश के पहले हमें उस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ही राजनीति या कह सकते हैं राज व्यवस्था के साथ भी है। दो चीजें पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। ये राजनीति शास्त्र नहीं है, इसे आप कहीं से भी राजनीति शास्त्र नहीं कहते। जीएस में राजनीति शास्त्र नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये पॉलिटी है। पॉलिटी मतलब होता है राज व्यवस्था। हो सकता है आज विषय प्रवेश ना हो पाए, लेकिन आज विषय से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप मिस नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। एक, व्यवस्था संबंधी आपके पास सिद्धांत क्या है। नंबर 2, उस सिद्धांत को फॉलो कराने वाले तथ्य क्या है या वो बॉडी क्या है। अब व्यवस्था तभी बनती है, पहले आप एक ढांचा अपने दिमाग में खींचते हैं कि ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो सिस्टम बन जाएगा। जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था में बदल जाएगी। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास वो फार्मूला क्या था जिससे हम व्यवस्था बनाए, तो वो फार्मूला था संविधान। आज मैं आपको थोड़ा डीपली लेके चलूंगा, इसकी बैकग्राउंड में लेके चलूंगा। ठीक, हमने एक सिद्धांत बना लिया, फार्मूला बना लिया, लेकिन उसे लागू कराने वाला और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने वाला भी कोई होना चाहिए। तब हमने व्यवस्था की शासन और प्रशासन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही लागू करा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये कई ऐसे शब्द आपको बार बार पॉलिटिकल साइंस में सुनने को मिलते रहे हैं, पॉलिटी में सुनने को मिलते रहे। आज इन्हीं पर चर्चा करनी है। सबसे पहले ये जानने का प्रयास क्यों न किया जाए कि संविधान शब्द कहां से आया। कॉन्स्टिट्यूशन ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1789 में घटित हुई। इसे हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। इतिहास एक बड़ी अजीब सी नदी की धारा है। जैसे आप नदी के स्रोत को देखते हैं, छोटे से ग्लेशियर से या बड़े ग्लेशियर से कोई एक पतली सी धारा निकलनी शुरू होती, लेकिन अपने मुहाने तक आते आते वो विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही इतिहास में एक मानव के उदय से शुरू होने वाली ये गाथा आज इतने नए मोड़ों के साथ है कि लोगों का अध्ययन करते हुए इसमें पूरा जीवन खप जाता है। नई नई विधाएं हैं, ऐसे कई टर्म्स हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते, जबकि उसी क्षेत्र के निवासी हैं। 1789 में यूरोप में एक परिवर्तन की लहर चली, जिसका अगुआ फ्रांस बना। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, जिसे जनता ने उठाया। 1789 की इस क्रांति को या इस परिवर्तन को फ्रांस क्रांति। फ्रांस की क्रांति में कई शब्द निकलकर सामने आए, जिनमें समानता, बंधुता और स्वतंत्रता शब्द। ये तीन शब्द एक ऐसी विचारधारा के हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने देखें तो वो तीन चीजों पर ही सबसे ज्यादा फोकस करता है, और हमारे प्राइमर में भी कहा गया समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। 1789 की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। अमेरिका ने अपना पहला लिखित संविधान बनाया और उसमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संघ जैसे कई नए शब्दों से लोगों को परिचित कराया। अब जानना जरूरी हो जाता है कि संविधान है क्या। मगर आप सीधे पूछूं आपके लिए कि संविधान क्या है, तो याद रखना होगा कि संविधान वो मूलभूत नियम है
जिनके अधीन या जिनके अंतर्गत देश की समस्त कार्रवाई संपादित होती है या क्रियान्वित होती है। मतलब देश के अंदर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो संविधान से ऊपर हो, सब संविधान के ही अंदर है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर भारत में कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आजकल बड़ी चर्चाओं में है मीडिया जगत में कि संविधान को बार बार चुनौती दी जा रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि संविधान सर्वोपरि है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो प्रधानमंत्री को पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन किन प्रधानमंत्रियों ने कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती दी और कॉन्स्टिट्यूशन ने पलटवार कैसे किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है भारत में, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न संसद, न न्यायपालिका। अगर सर्वोपरि है तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। बात आती है कि संविधान की प्रक्रिया या संविधान के स्वरूप में लागू कराने वाली बॉडी शासन और प्रशासन क्या एक है? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर कह देते हैं कि शासन और प्रशासन एक है, लेकिन अब हम आज से हम इससे बचेंगे। लेकिन बचने के लिए भी जरूरी है कि जाना जाए कि शासन और प्रशासन क्या अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। शासन और प्रशासन अलग अलग होते हैं। शासन चुना जाता है, ये निर्वाचित हो, ये नियुक्त होते हैं। प्रशासन नियुक्त होता है, ये चुना नहीं जाता। इसके लिए वोटिंग नहीं होती। कभी डीएम के लिए आपने वोट नहीं डाला, लेकिन आपने विधायक के लिए वोट डाला। दूसरा अंतर देखें, ये नीति निर्माण करते हैं। विधानसभा में बैठकर ये नीतियों को बनाते हैं, जबकि प्रशासन नीतियों बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन कराता है, उसे लागू करवाता है। ये बेसिक अंतर है, नीति बनाना और उसे लागू कराना। जैसे घर में पिताजी कह रहे हैं कि कल 5 पेड़ आम के लगाने हैं, वो करके चले गए, लेकिन लगाना किसको है? वो आप है। तो आप प्रशासन हो गए, पिताजी शासन हो गए। अगला देखिए जरा भाई, ये अस्थायी होता है। आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों किसी और दल की हो सकती है। आप गारंटी नहीं ले सकते कि हमेशा किसी एक पार्टी की ही सरकार रहेगी। लेकिन डीएम तो डीएम ही रहेगा, व्यक्ति बदल सकता है पर पद वही रहेगा। उसकी कार्यशैली सब कुछ निश्चित है। यहां पार्टी बदलेगी, नीतियां बदलेगी, सोच बदलेगा, हो सकता है पूरा चेंज करने का आवश्यकता पड़ जाए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसका आप उदाहरण ले सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन भी किए गए। तो परिवर्तन की इस व्याख्या को समझना जरूरी है। शासन अलग होता है, प्रशासन अलग होता है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आज से जब आप बोलना शुरू करेंगे तो शासन और प्रशासन के अंतर को स्पष्ट करके बोलेंगे। अब बात आती है डेमोक्रेसी। कितनी तरह से शासन किया जाए? देखिए, जब मानव का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसकी सबसे पहली समस्या थी भूख से निपटा। फिर उसने समुदाय में रहते हुए समझा कि बड़े जानवरों का शिकार करना है तो समुदाय में रहना होगा, जंगली हिंसक पशुओं से बचना है तो भी समुदाय में रहना होगा। उसने गांव का निर्माण किया। फिर उसे लगा कि गांव में सब एक बराबर होंगे तो स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी, कोई इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए किसी को हमें थोड़ी ताकत देनी होगी। सामाजिक समझौता, रूसो कहता है कि राजतंत्र एक सामाजिक समझौता भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सामाजिक समझौते के तहत राजतंत्र का अस्तित्व में आना हुआ, लेकिन राजतंत्र ने समय समय पर अपनी शक्ति में इतनी वृद्धि कर ली कि राजतंत्र और आम जनता, जो सामान्य में प्रथम था राजा, अब वो सामान्य में ही कुलीन बन चुका था, वो एकदम अलग हो चुका। उसने अपनी स्थिति को एकदम अलग कर दिया। 1789 आते आते जब फ्रांस में इसके प्रति विद्रोह हुआ तो एक नई विधा निकलकर धीरे धीरे सामने आई। हाँ, ये सत्य है कि नेपोलियन गद्दी पर आया, लेकिन उसके बाद इस पर चिंतन का दौर शुरू हुआ।
मॉन्टेस्क्यू नाम के एक दार्शनिक जो फ्रेंच के थे, फ्रेंच दार्शनिक ने एक बात की। उसने कहा अगर किसी व्यक्ति को कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया जाए, उसी के हाथ में उसे लागू कराने की भी शक्ति हो और साथ ही साथ उसके उल्लंघन पर दंड देने का भी अधिकार हो, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर तानाशाह बन जाएगा। अब कानून बनाने की शक्ति अर्थात विधायिका आज के दौर में फिर क्या कह रहा है अगली लाइन में, लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका। और कह रहा है अगर कानून लागू ना हो, कोई उसका उल्लंघन करे, खंडन करे, तब दंड देने का अधिकार हो तो न्यायपालिका। अब ये तीन शक्तियां अगर किसी एक में से समाहित हो जाए तो वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। मॉन्टेस्क्यू की इस बात को लेकर चिंतन शुरू हुआ। मॉन्टेस्क्यू किसी सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब शक्तियों को अलग अलग व्यक्ति या समूहों में बांट दिया जाए। मॉन्टेस्क्यू आगे चर्चा करते हुए ये भी कहता है कि किसी व्यक्ति को देने से अच्छा है, क्योंकि तीन व्यक्ति एक हो सकते हैं, मिलकर एक हो सकते हैं, लेकिन तीन व्यक्तियों का समूह मिलकर एक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने विधायिका के तौर पर दो इकाइयों को चुना। एक संसद के नाम से जानी जाती है हमारी पार्लियामेंट, और दूसरी है विधानमंडल। संसद के दो अंग हो जाते हैं। याद रखिएगा, संसद में राष्ट्रपति भी सम्मिलित अंग के तौर पर। मैं संसद के दो पार्ट की बात कर रहा हूं, भाग की बात कर रहा हूं। अब जरा देखते हैं संसद के कौन दो भाग हैं, पार्ट देख ले। एक है लोकसभा, माफ करिएगा, राज्यसभा पहले, फिर लोकसभा। ठीक ऐसे ही विधानमंडल के भी दो हिस्से हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं विधान परिषद, दूसरे को हम कहते हैं विधानसभा। देखिए, कई राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जहां विधानसभा पूर्ण राज्यों में हर जगह अवेलेबल है। तो ये है हमारी विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करती है। अब यहां आप देखिए, किसी व्यक्ति को हमने सत्ता नहीं दी है, किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया कि वो घर बैठे कानून बना ले। अगर कानून बनाना है तो आपको इनकी इक्वलिटी लेनी होगी, या आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश निकालना होगा, लेकिन तब भी आपको संसद में आकर उसे पारित कराना होगा, वरना वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बात आती कार्यपालिका की। जैसे कार्यपालिका में भी जो हमने ताकत दी है वो मंत्री परिषद को दी है। आज इस पर काफी चर्चा करनी है हमको कि मंत्री परिषद होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं मंत्री परिषद भला क्या है। देखिए, परिषद का अर्थ होता है एक विशाल समूह। किसका समूह? मंत्रियों का एक विशाल समूह। अब मंत्रियों का एक अगर विशाल समूह है तो जाहिर सी बात है कि सभी मंत्री एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। इसको जानने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं, एक गोला। मान लीजिए ये मंत्री परिषद समूह का एक गोला है, एक वृत्त है। इसमें मेन में जो होता है वो प्रमुख होता है। तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो इसके प्रमुख में होगा प्रधानमंत्री, पीएम। पहिए की धुरी समझिए इसको। इसके चारों तरफ जो होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल। यहां होते हैं मंत्री मंडल। मैं बड़ा बड़ा लिख दूं, इन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं।
सरल शब्दों में जान लीजिए, वे मंत्री जो अपने कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को प्रेषित करते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनके ऊपर अगर कोई अध्यक्ष है तो वो पीएम है और कोई नहीं। फिर आते हैं राज्य स्तरीय मंत्री। राज्य स्तरीय मंत्री, देखिए राज्य स्तरीय मंत्री वो हैं जो अपने काम की रिपोर्ट किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को सौंपते हैं। मतलब गृह मंत्री को अगर कोई रिपोर्ट अमित शाह को देनी है और अगर कोई व्यक्ति अमित शाह को रिपोर्ट कर रहा है, चुना हुआ मेंबर है, मंत्री है, राज्य स्तरीय मंत्री कहलाएगा। सरल शब्दों में फिर से समझिए, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी विधायक विभागाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो वो राज्य स्तरीय मंत्री होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि पीएम जहां प्रमुख है उसके बाद कैबिनेट है और उसके बाद राज्य स्तरीय मंत्री। आजादी के समय कुछ युवाओं को ट्रेन करने के उद्देश्य से कैसे शासन प्रशासन चलाया जाता है, कैसे देश की व्यवस्था चलती है, ये चुने गए युवाओं को कुछ सिखाया जा सके, उनके लिए उप मंत्री का प्रावधान किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अब धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त हो गई। अब उप मंत्री नहीं नियुक्त किए जाते। हो सकता है शायद उनको बुरा लगता हो कि हम उप मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री से वियोग के अपने आप को कम कोई पाता नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती, उप मंत्री नहीं बनते। लेकिन ये होना बहुत जरूरी है कि युवाओं को उप मंत्री बनाकर कागज से परिचित कराया जाए, शासन चलाने के तौर तरीकों से उन्हें परिचित कराया जाए। इनके अलावा एक और मंत्री की चर्चा आप सुनते होंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री मैंने आपको बताया था कि पीएम के चारों तरफ का घेरा या जो पीएम को सीधे रिपोर्ट करते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। मान लीजिए किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री ना हो तब तो ऐसा नहीं है कि कोई राज्य स्तर का मंत्री शपथ लेता है, किसी को शपथ दिलाई गई है राज्य स्तर के मंत्री की, तो वो पीएम को रिपोर्ट कर रहा है। मान इसके कारण क्योंकि उसके विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है तो वो कैबिनेट मंत्री नहीं हो जाएगा, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहलाएगा। मान लीजिए अमित शाह ना होते तो जो भी इनके नीचे 2, 3, 4 रखे गए हैं, मंत्री नियुक्त किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, तो वो फिर कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाएंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहलाएंगे। याद रखिएगा ये कुछ मंत्रियों के प्रकार हैं, इन्हीं को ही हम सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं, मंत्रिपरिषद। ब्रिटेन इन सब की जननी माना जाता है। दरअसल 10वीं शताब्दी में आइसलैंड में एल्वेंजी नाम की एक जगह पर पहली संसद का निर्माण हुआ, असेंबली अस्तित्व में। लेकिन वो असेंबली ऐसी असेंबली नहीं थी जैसे आज हम लोगों की असेंबली चलती है। हम लोगों की असेंबली या जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित संसद है, उनकी जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद में मंत्रिपरिषद को भी लेकर कई प्रयोग हुए, उनमें से 2 का जिक्र मैं करना चाहूंगा। एक है शैडो कैबिनेट और दूसरी है किचन कैबिनेट। पहले शैडो कैबिनेट की चर्चा कर लें। मैं मानता हूं ये बहुत अच्छा फार्मूला है। शैडो कैबिनेट में जैसे ही सरकार का गठन होता है वैसे ही विपक्ष भी एक अपनी सरकार होती है। इस सरकार का काम सिर्फ इतना होता है कि प्रधानमंत्री की टक्कर में वो अपना एक डमी पीएम खड़ा करते हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य इतिहास पर नजर रखते हैं, और प्रधानमंत्री की किसी भी स्पीच का अगर जवाब देना हो सदन में तो वही व्यक्ति देता है। ऐसे होम मिनिस्टर के लिए भी एक नियुक्त होता है, वो भी होम मिनिस्टर की ही सारे कार्य उनकी जांच करता रहता है और उनके खिलाफ जब भी बोलना होगा तो वही बोलेगा। ये शैडो कैबिनेट कहलाता है। इसका विपक्ष निर्वाचन करता है या विपक्ष इसको चुनता है। किचन कैबिनेट,
देखिए, किचन में आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो किचन में नहीं जा सकता, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे हैं जो किचन तक चले ही जाएंगे। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, वो पूरे दावे के साथ घर भर में घूमेगा। लेकिन इतनी छूट या इतना अधिकार किसे दिया जाता है जिसकी इंपॉर्टेंस ही ज्यादा हो, महत्वपूर्ण। आज भी भारत में या कोई दुनिया में, भारत के संदर्भ से देखें तो भारत में 4 विभाग ऐसे हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी निर्णय में। अगर हम चर्चा करें तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा और विदेश। अगर आप देखें तो चीन से चल रही जो तनातनी का दौर है, लगातार संकटों का दौर है, इनमें से किस विभाग को छोड़कर आप कोई काम कर सकते हैं? किसी को नहीं छोड़ सकते। कहने के लिए और रक्षा से जुड़ा हुआ मैटर, लेकिन बिना वित्त के डिफेंस नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी को नहीं साधेंगे तो हम अपने पक्ष को नहीं रख पाएंगे, और होम मिनिस्ट्री अगर सपोर्ट ना करे तो हम जीत ही नहीं सकते, किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हो सकते। ये 4 मंत्रियों के टच में पीएम हमेशा रहते हैं, या ये कह लीजिए पीएम का इनका संबंध किचन कैबिनेट का संबंध, मतलब प्रधानमंत्री सदैव इनके टच में रहते हैं और ये प्रधानमंत्री के टच में रहते हैं। इसी को ही किचन कैबिनेट कहते हैं। ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट जन्मा और ब्रिटेन में कोई भी निर्णय लेना हो तो इन्हीं मंत्रियों को बुलाकर पीएम ले लेता था और कहता था मंत्रिपरिषद की बैठक हो गई। मंत्रिपरिषद जबकि एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है मंत्रियों का, लेकिन इन्हीं 4 के साथ बैठता है, अपना निर्णय लेता है और कहता है कि बैठक हो गई। ब्रिटेन में, भारत में भी मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री हुए, जिस विभाग से संबंधित हमें निर्णय लेना है उसके मंत्री को बुलाया, फाइलें देखी, डिसीजन लिया और कहा मंत्रिपरिषद ने फला विभाग के लिए ये निर्णय किया है। तो किचन कैबिनेट का फार्मूला लगभग हर लोकतंत्र में चलता है। तो मंत्रिपरिषद पर थोड़ी चर्चा करनी थी, वो मैंने आपसे की। बाकी जैसे एक चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और चर्चाएं करेंगे। न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक ऐसी अंपायर की भूमिका निभाता है कि जब तक आप नियम नहीं तोड़ेंगे ये कुछ नहीं बोलेगा। मैच, क्रिकेट मैच में एक रेफरी होता है, जैसे आप नियम तोड़ते हैं तो उसका प्रवेश हो जाता है, ये अंपायर है। आप नियम नहीं तोड़ेंगे तो ये नहीं बोलेगा, खेलते रहिए, चलते रहिए, अपना काम करते रहिए। लेकिन आपने नियम कायदे कानून तोड़े तो फिर न्यायपालिका का प्रवेश होगा। भारत में न्यायपालिका को गहरी रखा है और ये पूर्ण स्वतंत्र है, मतलब राज्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप, यहाँ राज्य से मतलब पॉलिटिकल राज्य से है, न केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप है, न राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप है। इसमें संसद सिर्फ नियुक्ति और सांसदों को हटाने संबंधी नियम कायदे कानून में आप हेरफेर कर सकते हैं, वो भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बिना प्रभावित किए। पिरामिड की शेप की है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और निम्न स्तर पर स्थानीय न्यायालय है, जिला अदालतें हैं, दीवानी फौजदारी कई अदालत। तो न्यायपालिका भारत में नहीं है और राज्यों के हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त है। यही कारण है कि वो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से एक निष्पक्ष न्याय करने के प्रति उत्तरदायी रहती है। हमने ये 3 चीजों पर जो चर्चा की, इसके बीच में कई बार एक शब्द आया, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? देखिए बहुत पुरानी परिभाषा है, अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी, डेमोक्रेसी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा चुना गया शासन है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में शासन तंत्र के यही स्वरूप है या लोकतंत्र का यही स्वरूप है? देखिए लोकतंत्र को भी हम कह सकते हैं कि आज कई स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है। भारत के लोकतंत्र को अगर हम लें, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं, मतलब हर महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी वो चुना जाता है।
ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये संसदीय लोकतंत्र है, जहां सारा समूह 100% किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। वहां उसे सिद्ध करना होगा तो उसका निर्णय कैसे जनता के हित के लिए था। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है। कहीं अध्यक्षीय लोकतंत्र चलता है, राजतंत्रीय लोकतंत्र की भी व्यवस्था है। राजतंत्रीय लोकतंत्र को जरा ऐसे समझिएगा, गणतंत्र को समझ लें तब उसको समझ पाएंगे। देखिए, गणतंत्र का अर्थ होता है रिपब्लिक का कि यहां एक सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष है जो चुना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? जो संवैधानिक तौर पर सबसे बड़ा पद है। हमारे यहां संविधान के तौर पर सबसे बड़ा पद, संविधान ने किसको सबसे बड़ा पद माना है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर चुना जाता है, राष्ट्राध्यक्ष हमारा चुना जाता है, तो हम गणतंत्र हैं। लेकिन अगर न चुना गया होता, मुगल खानदान से ही कोई चलता रहता, तो हम गणतंत्र नहीं कहला सकते। जैसे ब्रिटेन को हम गणतंत्र नहीं कहेंगे, रिपब्लिक नहीं कह सकते, हम ब्रिटेन को नहीं कह सकते। क्या आपको पता है क्या भारत के भी बगल कोई ऐसा देश है जहां रिपब्लिक नहीं है, अर्थात राजा वहां का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, बाकी सारे काम संसद करती है, मतलब राष्ट्रपति के तौर पर राजा है। भूटान हमारे पड़ोसी देशों में भूटान एक ऐसा देश है जो राजतंत्रीय लोकतंत्र के तहत चलता है। यहां राजाओं ने स्वेच्छा से संसद को अपने अधिकार दे दिए और कहा कि आप शासन करिए। संसद ने भी मान लिया कि आपने स्वेच्छा से दिया है। मैं ब्रिटेन और भूटान की चर्चा कर रहा हूं स्पेशली, तो आपको हम बनाए रखेंगे, आप राष्ट्राध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन सारा शासन संसद के थ्रू चलता रहेगा। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है क्योंकि हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। अब दो शब्द आ गए आपके सामने फिर से, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष सरल शब्दों में जान लीजिए प्रधानमंत्री होता है। ये मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्राध्यक्ष आप भारत के संदर्भ में कह सकते हैं राष्ट्रपति होता है। कहीं कहीं ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति निभाता है, तब उसे हम कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय सिस्टम। यह है अमेरिका, जहां दोनों दायित्व एक साथ कौन निभाता हो? एक व्यक्ति निभाता हो, तो वो होता है, उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आप अमेरिका को देख सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है और भारत में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष दो अलग अलग चीजें हैं, ये आप मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अगला लोकतंत्र को समझे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जनता द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए होता है, जनता का शासन है। डेमोक्रेसी में समानता और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र बड़ी तेजी से विकसित हुआ अमेरिका और पूरी दुनिया में इसका विस्तार हुआ। अमेरिका ने इसे संविधान के तहत स्थापित किया और दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया। ध्यान देना होगा, ये लिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधान भी उपलब्ध है। अगर हम चर्चा करें कि ये अलिखित संविधान कौन सा है, तो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का, क्योंकि वहां परंपरा दर परंपरा संविधान का कलेक्शन होता है। जैसी आवश्यकता है उन्होंने चेंजेस किए और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। अब जब संविधान की चर्चा चली है तो ये भी देख लेते हैं भाई कि कठोर और लचीला संविधान से क्या मतलब। कठोर आप किसे मानते हैं? घर में पापा को समझाना कठोर है कि मम्मी को समझाना कठोर है? जाहिर सी बात है मम्मी को समझाना जरा आसान रहता है, इमोशनल अत्याचार आप कर देते हैं। पापा के सामने इमोशनल नहीं चलता क्योंकि वो ब्रह्मवाक्य टाइप का एक लाइन निकले कि 500 रुपए नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। अर्थात जिन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया
बेहद सरल हो वो लचीले संविधान, लेकिन जिनमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया बेहद कठिन हो वो कठोर संविधान। दुनिया का सबसे कठोर संविधान इस दृष्टि से माना जाता है अमेरिका। भारत इन दोनों श्रेणियों में मध्यम श्रेणी का है, ना ही बहुत कठोर है और ना ही बहुत लचीला है। कुछ चीजों के लिए वो लचीला है और कुछ चीजों के लिए वो बेहद कठोर है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपने संविधान में आने वाले कुछ टर्म्स की जो मेन फीचर्स हैं, जो उसके मेन विशेषताएं हैं, उसे समझने की कोशिश की होगी। नए नोट्स बनाए होंगे, जिससे कल से जब हम प्रवेश करें विषय में तो आप इन चीजों को जरूर लिख लें, जिससे कभी भी आपको ये शब्द कान पर टकराए, कान पटल पर आपके ध्वनित हो, तो आप तुरंत समझ सकें कि हमने पहली क्लास में इस पर चर्चा की थी और उसका मेन टारगेट क्या है। इस वीडियो को रोक रोक कर मेरी एक एक बात को सुनिएगा और उसे रिकॉर्ड आप अपने नोट्स बुक में रखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो अपनी कोचिंग का ही टेलीग्राम प्लेटफॉर्म भी सार्थक एकेडमी के नाम से वो चैनल अवेलेबल है, आप वहां जाकर विधिवत डिस्कशन कर सकते हैं। वहां काफी बच्चे अवेलेबल हैं जो आपको इस विषय पर भी उत्तर देंगे, और नहीं तो मैं अवेलेबल हूं, मैं आपको इस विषय पर और डिटेल दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़ेंगे और इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ।